आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में राष्ट्रीयवादिता कैसे आई। तो कोई भी चीज़ आ रही है यूरोप में तो उसको एकदम से, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आ जाएगी, उसको आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे क्या आया है, यूरोप में नेशनलिज्म आया है। तो इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, you will find that there were no nation states as we know them today। जैसे अगर अभी आप कभी मिड 18th सेंचुरी का यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे नेशन स्टेट जैसा कोई वहाँ पर कुछ था ही नहीं। जैसे अभी जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो पहले वहाँ पर बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सब क्या था, एक किंगडम था। सब जगह पहले क्या थी, मोनार्की थी। तो what we know today is German, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territories। तो अभी जिसको हम जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड समझ रहे हैं वो पहले किस में डिवाइडेड था, किंगडम्स में डिवाइडेड था, या डचीज़ में डिवाइडेड था, या कैंटन्स में डिवाइडेड था। डचीज़ मतलब होती है जहाँ पर ड्यूक और डचेस जो रहती हैं वो राज करते हैं। जैसे कि ड्यूक और डचेस कौन होते हैं कि कोई भी राजा की फैमिली का रिलेटिव है, वो रॉयल फैमिली का है, तो उसको एक छोटा सा एरिया दे दिया जाता है जहाँ पे वो क्या कर सकता है, खुद का शासन चला सकता है। लेकिन वो अंडर किसके काम कर रहा है, राजा के अंडर ही काम कर रहा है। कैंटन्स होते थे, कैंटन्स मतलब होती थी सब टेरिटरीज होती थी, ठीक है, जो क्या करते थे, अपना स्वशासी टेरिटरी, वहाँ पे अपना स्वशासी टेरिटरी चलाते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था वो भी क्या था, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ के बीच में था। ऑटोक्रेटिक मतलब आपको पता ही है ऑटोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, उसके मोनार्कीज़ के अंडर था, जहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या रहते थे, लोग रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो खुद को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की तरह नहीं देखते थे, या वो ऐसे नहीं देखते थे कि हम लोग का क्या है, कल्चर कॉमन है। कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसे अभी अगर हम लोग हमारी कंट्री की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोग क्या हैं, इंडियन से। लेकिन ये लोग क्या लिखते थे, मैं जर्मन हूँ या मैं फ्रेंच हूँ, ऐसा लिखते थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। और होता भी क्या था, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था, उनकी जो लैंग्वेज होती थी वो भी क्या होती थी, अलग होती थी। उनका जो एथनिक ग्रुप था वो भी क्या होता था, अलग होता था। जैसे हमने जर्मनी की जब बात करी थी, जब हमने जर्मनी का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर भी आर्यंस और जूस होते थे, अगर आपको याद हो तो। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। एक हैब्सबर्ग एम्पायर दे रखा है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना अपना मुगल एम्पायर, वैसे ही वहाँ पर क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर था, जिसने किस पे राज किया था, ऑस्ट्रिया और हंगरी पे। उनका एग्जाम्पल दे रखा है कि वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल। वहाँ पर क्या थे, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स थे और अलग अलग पीपल्स थे। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द Sudetenland as well as Bohemia, where the autocracies was predominantly German speaking। तो इसमें कौन कौन से एरिया थे, अल्पाइन रीजन था, टायरोल था, ऑस्ट्रिया था, सुडेटनलैंड था, बोहीमिया था। ये सब जगह के नाम हैं, यूरोप की जगहों के नाम हैं जहाँ पे ऑटोक्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या थी, जर्मन स्पीकिंग थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। वहाँ पर क्या थी, लोम्बार्डी और वेनेशिया भी थी, जो जहाँ पर लोग क्या बोलते थे, इटालियन बोलते थे। In Hungary, half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialect। बहुत सारे लोग हंगरी में ही, बहुत सारे लोग तो क्या बोलते थे, आधे से ज़्यादा, आधे लोग तो मैग्यार बोलते थे और बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग डायलेक्ट बोलते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिशिया की बात करें तो एरिस्टोक्रेसी क्या बोलती थी, पॉलिश बोलती थी। एरिस्टोक्रेसी क्या है हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बिसाइड्स दिस 3 डोमिनेंट ग्रुप्स देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। इसके अलावा बहुत सारे अलग ग्रुप्स भी रहते थे इस एम्पायर के बीच में। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल्स, बोहेमियंस एंड स्लोवक्स टू द नॉर्थ।
और इसमें क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन रहते थे, पीजेंट्स रहते थे। पीजेंट्स मतलब कौन होते थे, किसान होते थे। और वो कहाँ पर होते थे, जैसे कि अलग अलग डायरेक्शंस में रहते थे। तो नॉर्थ में रहते थे बोहेमियंस और स्लोवक्स, जैसे कि हमने पढ़ा था ना 9th में कि गुर्जर और बकरवाल जो रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ में रहते थे। उसी तरीके से सॉल्वेंस ऑन कैरी कार्नियोला, सॉल्वेंस रहते थे वो कहाँ पर रहते थे, कार्नियोला में रहते थे। क्रॉट्स साउथ में रहते थे और रोमन्स रहते थे ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रहते थे। Such differences did not easily promote a sense of political unity। तो इन सब ये जो जितने डिफरेंसेस थे उससे उनको पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल भी फील नहीं होती थी। उनको बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो लोग क्या रह रहे हैं, एक ही कंट्री में रह रहे हैं। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। बस उनका एक जो कॉमन टाई था उन सबके बीच में, एक ऐसा कॉमन धागा था जो उन सबको बांध के रखा हुआ था कि उनकी क्या थी, उनके एम्परर को लेकर जो भी उनकी श्रद्धा भक्ति थी वो। तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। जब इतने अलग अलग वेराइटी के लोग रह रहे हैं, अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं यूरोप में, और ऐसे क्या कर रहे हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं, तो यूरोप में नेशनलिज्म आया कैसे। तो सबसे पहले तो कैसे आया था, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास, एक न्यू मिडिल क्लास बना। और जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या कर रहे हैं, तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। पूरे कॉन्टिनेंट की बात करें हम, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी जो थी वो क्या थी, डोमिनेंट क्लास थी। डोमिनेंट थी मतलब उनका क्या था, ज़्यादा दबदबा था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर अनटाइड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस the members of this class were united by a common way of life that cut across regional division। जो ये members थे इस एरिस्टोक्रेसी फैमिली के, इस क्लास के, ये लोग क्या थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इनका जो वो क्या था, रीजनल जो इनका डिवीज़न था वो इस चीज़ में नहीं आता था। दे ओन्ड स्टेट इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। तो वो जो कॉमन चीज़ थी जिससे वो लोग बंधे हुए थे क्या था कि उनकी जो बहुत सारी जागीरदारी होती थी, जागीर होती थी, वो किसके बीच में होती थी, कंट्री साइड के बीच में होती थी और टाउन हाउसेज के बीच में होती थी। कंट्री साइड मतलब गाँव में होती थी और टाउन हाउसेज भी होते थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ये फ्रेंच बोलते थे, कहाँ पर बोलते थे, डिप्लोमेसी में बोलते थे, मतलब कोई भी काम होगा, राजकीय काम होगा उसमें बोलते थे, और हाई सोसाइटीज़ में बोलते थे। देयर फैमिलीज़ वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। इनकी जो फैमिलीज रहती थी वो किससे कनेक्टेड रहती थी, एक इनके बीच में क्या होता था, शादी और बेटी का क्या होता था, व्यवहार होता था। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। लेकिन जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी यूरोप की वो क्या थी, अभी भी पीजेंट ही थे, वो क्या थे, फार्मर्स थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल owners, while in the eastern and central Europe the pattern of land holding was characterized by vast estates which were cultivated by serfs। तो वेस्ट में क्या था, जो बहुत सारी लैंड थी वो कौन करता था, जो टेनेंट्स रहते थे। टेनेंट्स मतलब जिनको क्या रखा जाता था, किराए पे रखा जाता था। और जो स्मॉल फार्मर्स थे वो उसको क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट विच आर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स मतलब वही फ्यूडल सिस्टम जो होता है ना, जो हमने भी पढ़ा था। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में क्या चलता था, अपना सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में चलता था फ्यूडल सिस्टम। तो in western and parts of central Europe the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and emergence of commercial classes whose existence was based on प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। वेस्टर्न और जो सेंट्रल यूरोप के कुछ पार्ट थे वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि नए टाउन एमर्ज होंगे, ठीक है, नया कमर्शियल क्लास एमर्ज होगा। हुज एग्जिस्टेंस वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। उनका जो एग्जिस्टेंस था वो किससे होता था कि जो मार्केट में जो प्रोड्यूस होगा वो उसको बेचेंगे, उसके बाद ही उनके पास क्या आता था, पैसा आता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन यूरोप इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन फ्रांस में जो और जर्मन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो कब हुआ था, 19th सेंचुरी में।
इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग। अब इसमें क्या हुआ कि नए सोशल ग्रुप्स निकल के बाहर आए। अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेकअप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और जो मिडिल क्लास लोग थे वो मिलके क्या बना रहे थे, वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे थे, बिजनेसमैन बना रहे थे, प्रोफेशनल्स बना रहे थे। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 18th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो ये जो ग्रुप्स थे वो क्या थे, कम थे। कब कम थे? 19th सेंचुरी में। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसीज प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। तो ये जो एरिस्टोक्रेटिस के जो प्रिविलेजेस थे उनको रद्द करने का आइडिया जो था वो किस में आया? लिबरल मिडिल क्लास में आया। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ, नेशनल यूनिटी का भी आइडिया आया। वो कैसे आया वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, इस नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। थोड़ा सा टफ टॉपिक है पर ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।